सादर आपको आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। आज के अन्य वक्ताओं में डॉक्टर उमेश शर्मा जी, महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत, डॉक्टर महेश दिवाकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य मंच, डॉक्टर रामकृष्ण सहर्षबुद्धदेव, वरिष्ठ साहित्यकार नागपुर, प्रोफेसर कृष्ण कुमार कौशिक, वरिष्ठ साहित्यकार दिल्ली, डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा जी, प्रांतीय अध्यक्ष ब्रज प्रांत, डॉक्टर NS शर्मा, संचालन प्रांतीय संरक्षक ब्रज प्रांत। मैं आपका सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। अता जी, चेयरपर्सन शील्ड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट, मैं आपको बड़े शिद्दत से नमन करती हूँ आपके कृतित्व और आपके व्यक्तित्व के लिए। निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कुमार कौशिक जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच रामपुर से साहित्य समाज का दर्पण भी है और हमारे अस्तित्व के रूप में आता है। इसका प्रमुख वैसे तो प्रदेय बहुत है, लेकिन हम व्यापक है, लेकिन जीवन मूल्यों की स्थापना करना भी साहित्य का एक उद्देश्य है। आज हम जब इस पर विचार करेंगे, विभिन्न वक्ताओं को इस पर सुनेंगे, उसके मूल में जीवन मूल्यों की स्थापना साहित्य की। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई समान कौशिक हैं। मैं अपनी बात संक्षेप में और इन विषयों से आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल मध्य काल के चाहे कबीर हो, चाहे खुसरो हो, चाहे सब हो, इन सबको बड़ी चालाकी चतुराई से हमारे सिर पे थोपा गया आजादी के बाद नेहरू के समय। मध्यकाल के संत, अभी भाई साहब ने सही कहा कि स्कूल नहीं गए, शिक्षित नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन उस मध्यकाल से 600 साल पहले 7वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में आचार्य शंकर हुए, आदि शंकराचार्य, संस्कृत के प्रकांड पंडित और पूरे भारत में सनातन धर्म की स्थापना करने, बाकायदा सुशिक्षित, प्रशिक्षित और साक्षात शिव का अवतार। एक भी आजादी के बाद का इतिहासकार, जो वामपंथी इतिहासकार है, उनका वर्णन उल्लेख नहीं करता। तो ये कैसे हुआ कि प्राचीन भारत में आचार्य शंकराचार्य हुए, उनके समकालीन बौद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, जिनके आज भी शिलालेख प्राचीन भारत में दक्षिण भारत से लेकर के राजस्थान तक में, गुजरात तक में उत्कीर्णित मिलते हैं। तो ये भारत में क्या हुआ कि वो सुशिक्षित, बाकायदा प्रशिक्षित भारतीय संस्कृति की परंपरा 400 साल बाद लुप्त हो जाती है और न जाने कहां से मध्यवर्ती इतिहासकार संतों को ले आते हैं। आदि शंकराचार्य को भूल जाते हैं, बुद्ध को भूल जाते हैं, तुलसी को भूल जाते हैं और साथ साथ महावीर स्वामी को भूल जाते हैं। आप कल्पना करें, बौद्ध धर्म उस काल में, प्राचीन भारत में, मध्य काल से 700 साल पहले जापान, चीन, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सब जगह गया। आज भी मैंने एक तस्वीर देखी चीनी किताब में, चीन के मुख्य देवता, वहां की वेशभूषा में, वहां की उसमें हमारे बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध चीन के हेड देवता। आप कल्पना करेंगे, ये ताकत है भारतीय संस्कृति की। और हम सब संकोच करते या हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। अभी अभी कई वक्ताओं ने कहा कि इतिहास राज दरबारियों या राजाओं के उसमें लिखा गया। मैं इस बात को और संशोधित कर देता हूं कि राजा, राज दरबारी भारत के अंदर 10वीं शताब्दी से रहे ही नहीं। उन्हें डेमोलिश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया विदेशी आक्रांताओं द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा। पीढ़ियों से पढ़ रहे हैं, वो मैं साफ साफ शब्दों में कहूं, मुगलों का इतिहास है,
आतताइयों का इतिहास है, उनके इशारों पर लिखा गया उनके गुलामों का इतिहास है, जो हमें 3 पीढ़ियों से पढ़ाया गया, गलत पढ़ाया गया, पूर्णतया गलत पढ़ाया गया। तो इतिहास राजाओं ने राज दरबार में नहीं लिखा, इतिहास विदेशी आतंकवादियों ने, आतताइयों ने, मुगलों ने जानबूझ के लिखा है। मैं कई बार अपने वक्तव्य में कहता हूं कि ये जो भारत पे राज कर गए, भारत के बादशाह बन गए, ये अपने अपने देशों में क्या थे? काबुल में, अफगानिस्तान में बाबर क्या था? एक मामूली से कस्बे गांव का एक सरपंच कह लो या एक उसका जमींदार कह लो, वो था जिसकी अपने देश में, अपनी मिट्टी में कदर नहीं थी। वो यहां आकर के आजादी के 60 साल बाद तक पूजा गया, उसको पढ़ाया गया। ये शर्म की बात है, ये कलंक की बात है। वर्तमान सरकार, हमारी सरकार इसको बदलने का प्रयास कर रही है, सही इतिहास का प्रयास कर रही है, सही जानकारियां आप तक, हम तक पहुंचे। लेकिन मित्रों, जो विषय है साहित्य का हृदय, उसको मैं इससे जोड़ रहा हूं। जो है वो इन बातों को, इन बारीकियों को नहीं समझती। उसके दिमाग में ये भर दिया गया कि ये इतिहास लिखा गया है, किताब मौजूद है, अब ये नया इतिहास कहां से आ रहा है? तो आप साहित्य का, साहित्यकारों का ये हृदय होना चाहिए, उस भावी पीढ़ी को अपने घरों में, अपनी सोसाइटियों में, अपने कॉलेजों में, अपने विद्यालयों में सुशिक्षित करें, संस्कारित करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, इतना सा एक काम कर लें, ऐसी संगोष्ठियों में उसको ले आया करें, या जो यहाँ की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उपलब्ध होगी, उनको वो दिखा दिया करें, तो उनका अपने आप एक विचार बिंदु बनेगा। अंतिम मिनट में मैं कहना चाहूंगा, ये इतनी मिथ्या और झूठी बात है, इतनी गलत बात है कि हम इसके पीछे पड़े रहते हैं ज्यादातर लोग। ये गलत बात किसने कही थी? आज से लगभग 125 साल पहले, 100 साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय ये बात आई, साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल नहीं। साहित्य और साहित्यकार समाज के आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। यह भारत की परंपरा रही है, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे हमारे कोई भी राजवंश, राजा रामचंद्र क्यों ना हो, उन सबके दरबार में साहित्यकारों का, विद्वानों का, ऋषि मुनियों का सम्मान था। उनकी आज्ञा से ही सम्राट प्राचीन भारत के कार्य करते थे। तो साहित्य और साहित्यकार दर्पण नहीं है। मैं 2 छोटी बातें कहूंगा। दर्पण क्या है? दर्पण निर्जीव वस्तु है, और साहित्यकार क्या है? जीवंत है। दर्पण प्रतिरोध नहीं कर सकता, साहित्यकार का काम ही प्रतिरोध करना है गलत बातों का। दर्पण कुछ भी ना जोड़ सकता है, ना घटा सकता है। साहित्यकार यदि नया नहीं जोड़ेगा, पुराने को नई पीढ़ी के सामने नहीं रखेगा, तो फिर क्या होगा? और सदियों से ये काम साहित्यकार कर रहा है। तो साहित्य और साहित्यकार समाज को राह दिखाने वाला व्यक्तित्व है, देश को, राजा तक को राह दिखाने वाला व्यक्तित्व। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चाहे हमारे यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, वो साहित्य की, साहित्यकारों की, विचारकों की सरकार है। वो हमारी बात सुनती है, समझती है, हमसे सुझाव लेती है और फिर देश में परिवर्तन करती है। मैं क्या मैसेज दिया? डॉक्टर संदीप अवस्थी, कहाँ से आए सर? राष्ट्रीय लेखक संघ का अध्यक्ष हूँ, राजस्थान अजमेर से हूँ। और इस संगोष्ठी के अवसर में मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद को, उसके ब्रज प्रांत के अध्यक्ष सुरेश बाबू मिश्रा को बधाई देता हूँ। एक सार्थक संगोष्ठी हुई, इसमें केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र साथी अजय शर्मा जोशी जी आए हैं, और रेणु सेन जी हमारी बहन पधारी है। और मेरा ये अनुरोध है, जो इस संगोष्ठी का सार है पहले सत्र का, निकल के सामने आया है कि समाज में, देश में जागृति की लहर चल पड़ी है और हमें उस लहर का हिस्सा बनना है। और साथ ही जो मिथ्या प्रचार कई सालों तक चलता रहा, उससे अपने भावी पीढ़ी को बचाना है। और शिक्षण संस्थानों में, हमारे परिवारों में प्राचीन संस्कृति की, हमारी गीता जी की, हमारी रामायण की और हमारे वेदों उपनिषदों की लहर को फिर जगाना है। अंत में ये और जोड़ना चाहूंगा कि इनको पढ़ने का तात्पर्य बैक टू द पेविलियन जाना नहीं है। इनको पढ़ने का तात्पर्य अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। ये वह भारत है जिसके एक हाथ में लैपटॉप है और एक हाथ में हमारी वेदों की किताब है। जय हिंद, जय भारत।